प्यारे बच्चों, रामेश्वर प्रसाद तिवारी, प्राचार्य सरस्वती शिशु मंदिर जयंत। आज जो अपना टॉपिक है जीव विज्ञान में, वो 12th क्लास का ह्यूमन रिप्रोडक्शन, मानव प्रजनन, इसका एक वीडियो बना है पूर्व में, जहाँ पर हम लोगों ने गैमेटोजेनेसिस और स्पर्मेटोजेनेसिस को पढ़ा था। यहाँ पर इस वीडियो के अंतर्गत हम लोग पढ़ेंगे oogenesis। एक महत्वपूर्ण प्रश्न, अंडाणु जनन आता है। अंडाणु जनन किसे कहते हैं, इसकी प्रक्रिया समझाइए, रेखा चित्र द्वारा उसके प्रक्रिया को समझाइए, ऐसा प्रश्न आ जाया करता है। तो oogenesis यानी अंडाणु जनन। देखिए, द प्रोसेस ऑफ फॉर्मेशन ऑफ ओवा फ्रॉम oogonia in the ovaries is called oogenesis। कहने का मतलब यह है कि ओवरी के अंदर, ओवरी यानी अंडाशय, ओवरी के अंदर ओवम, ओवा, अंडाणु, एग जो भी कहो के बनने की क्रिया, ये कहलाती है oogenesis। यानी अंडाणु के बनने की क्रिया। कहाँ पर बनता है अंडाणु? ओवरी के अंदर। किस विभाजन के द्वारा? अर्धसूत्री विभाजन के द्वारा। मियासिस सेल डिवीजन होता है। मियासिस सेल डिवीजन के द्वारा ओवम के बनने की क्रिया oogenesis कहलाती है, अंडाणु जनन कहलाती है। देखिए, अंडाणु जनन की जो क्रिया होती है, ये अंडाणु जनन की क्रिया जब मादा भ्रूण माँ के गर्भ में होती है, फीट्स 6 माह की होती है, तभी से oogenesis की क्रिया प्रारंभ हो जाती है। और ये क्रिया 45 साल तक चलती है, 45 से 50 साल तक चलती है, कभी कभी 55 साल तक चल जाती है। यानी स्त्रियों में जनन की क्षमता 45 से 50 वर्ष है। उसके बाद उनमें अंडाणु बनने की क्रिया बंद हो जाती है। यानी उनमें जो है, फिर कह लीजिए कि बच्चे को जन्म देने की क्षमता समाप्त हो जाती है, क्योंकि इसका संबंध उनमें जो ऋतुस्राव, मेंस्ट्रुएशन साइकिल चलता है, उससे भी होता है संपर्क, और वो भी उसके साथ ही बंद हो जाता है। तो इनमें जो ये भी ध्यान रखना कि जो oogenesis की क्रिया है, कहा गया कि जब मादा फीट्स भ्रूण 6 माह की होती है माँ के गर्भ में, तब ये क्रिया शुरू हो जाती है। और ये क्रिया, लेकिन अंडाणु के क्षेपण की क्रिया, अंडाणु के बाहर निकलने की क्रिया ओवरी से, यानी जिसको बोलेंगे ओवुलेशन। ओवुलेशन इस साल एक नंबर में आया था MP बोर्ड में, ओवुलेशन के बारे में। तो ओवरी से अंडाणु के निकलने की क्रिया, क्षेपण की क्रिया, ये कहलाती है अंडाणु क्षेपण, अंडाणु का बाहर निकलना, इसको बोलेंगे ओवुलेशन। ये क्रिया जो है 11 से 13 वर्ष में स्टार्ट होती है, अंडाणु के बाहर निकलने की क्रिया। इसके पूर्व बनने की प्रक्रिया चलती है। तो किसी स्त्री में अगर एक ओवरी, बाई ओवरी मान लीजिए इस मंथ एक्टिव है, तो दाई ओवरी अगले मंथ एक्टिव होगी। अल्टरनेट एक ही ओवरी सक्रिय होती है, दूसरी निष्क्रिय रहती है। ये अल्टरनेट चलता है, प्रति महीने बदलता जाता है, और एक ही अंडाणु बनता है, ये भी ध्यान रखना। और इसमें जो है ध्यान में रखना है, प्रक्रिया में केवल एक अंडाणु बनता है। ये अंडाणु जो उनमें ऋतुस्राव चलता है, मेंस्ट्रुएशन साइकिल चलती है, उसके 14वें दिन ये बाहर निकलता है ओवरी से। तो ये काफी महत्वपूर्ण रोचक बातें हैं, इनको याद रखना। अब ये oogenesis की क्रिया आप जान गए कि ओवरी के अंदर अर्धसूत्री विभाजन के द्वारा अंडाणु के बनने की क्रिया क्या कहलाती है? oogenation। वो कोशिका कहलाती है oogonia, जिसमें ये बनते हैं। द प्रोसेस ऑफ फॉर्मेशन ऑफ ओवा फ्रॉम oogonia इन द ओवरीज इज कॉल्ड oogenesis। इसको याद रखना। ये oogenesis की जो क्रिया है अंडाणु जनन की, यह 3 चरणों में पूरा होती है। पहला है प्रोलिफरेशन फेज, जैसे उसमें स्पर्मेटोजेनेसिस में मल्टीप्लिकेशन, तो वही है प्रोलिफरेशन फेज। दूसरा है ग्रोथ फेज, वृद्धि अवस्था। तीसरा मैच्योरेशन फेज, परिपक्वन अवस्था। प्रोलिफरेशन फेज का मतलब है कि वही अवस्था जहाँ पर oogonia बनेंगे, यानी ओवरी के अंदर जो जर्मिनल सेल्स हैं, ओवरी के अंदर जो प्राइमरी जर्म सेल्स हैं, जो द्विगुणित हैं, 2n डिप्लॉयड हैं, यानी विद डिप्लॉयड क्रोमोसोम्स, द्विगुणित क्रोमोसोम है,
यानी क्रोमोसोम की संख्या यहाँ 46 है, 46, ह्यूमन में 46 क्रोमोसोम होते हैं, तो यहाँ 46 है, ये द्विगुणित है, 2n है। यहाँ से ये ऊगोनिया के बनने की क्रिया स्टार्ट होगी 6 माह बाद, जो पेट में चलती है, ये कहलाएगी प्रोलिफरेशन की क्रिया। इसमें अर्धसूत्री नहीं समसूत्री विभाजन, माइटोसिस से विभाजन होंगे, यानी क्रोमोसोम की संख्या अभी हाफ नहीं होगी, और इससे कोशिकाएं बनेगी कि इस कोशिकाओं का गुच्छा बनता है उसके अंदर, ओवरी के अंदर, ये कहलाता है, ध्यान रखेंगे, कोशिकाएं कहलाती है ऊगोनियम, ये डिप्लॉयड होती है। इसके बाद अगली क्रिया ग्रोथ फेज है, ये भी मादा फीट्स अंदर जब रहती है गर्भाशय में, तभी ये भी प्रक्रिया पूर्ण हो जाती है। इस प्रक्रिया में ये भोज्य पदार्थों को स्टोर करके, संग्रहित करके, जो सेल्स ऊगोनियम हैं, ये आकार में ग्रोथ कर जाती हैं, आकार में बड़ी हो जाती हैं, विभाजन के लिए ये तैयार होती हैं। इनको उस समय फॉल्किल सेल्स बोलते हैं। उसमें भी आप पढ़ेंगे, जब देखेंगे, प्रीमोर्डियल फॉल्किल, प्राइमरी फॉल्किल, ग्रेफियन फॉल्किल, वहाँ पर भी हम लोग जब प्रक्रिया ग्रेफियन फॉल्किल ओवरी की स्ट्रक्चर पढ़ेंगे तो आएगा। तो यहाँ पर यह ध्यान रखना है कि ये कोशिकाएं आकार में वृद्धि कर गई, तो ये कहलाती है प्राइमरी oocyte सेल्स, ये द्विगुणित है। अब इस कोशिका में विभाजन होगा, और ये विभाजन होगा मियासिस सेल डिवीजन, अर्धसूत्री विभाजन। अर्धसूत्री विभाजन के द्वारा जब विभाजन होता है तो 4 कोशिकाएं बनती हैं। पहला विभाजन अर्धसूत्री जो होता है हेटेरोटाइपिक होता है, विषम प्रकार का, यानी क्रोमोसोम की संख्या हाफ हो जाती है। और दूसरा विभाजन होमोटाइपिक होता है, सम प्रकार का, यानी समसूत्री के समान होता है, तो उनसे जो है 2 से फिर 4 बन जाती है। तो यहाँ पर देखिए, पहला विभाजन मियासिस सेल डिवीजन होता है, तो यहाँ पर जो ये प्राइमरी oocyte कोशिकाएं हैं, ये 2 में विभाजित होती हैं, बट ये विभाजन अनइक्वल होता है, बराबर नहीं होता, सब नहीं होता। एक कोशिका आकार में बड़ी बनती है, देख रहे हैं आप, और दूसरी छोटी बनती है। जो बड़ी बनती है ये oocyte सेल, हैप्लॉइड हो गई, लिख दिए हैं, हैप्लॉइड हो गई। और दूसरी जो बनती है ये कहलाती है फर्स्ट पोलर बॉडी, ये ध्रुवीय कोशिकाएं बन रही हैं, फर्स्ट पोलर बॉडी। इसके बाद इस oocyte कोशिका में और फर्स्ट पोलर बॉडी में समसूत्री विभाजन होगा, अगला समसूत्री के समान। तो यहाँ 1 से 2 कोशिकाएं बनेगी, तो यहाँ पर भी एक बड़ी बनती है कोशिका, दूसरी छोटी। तो बड़ी वाली कहलाती है, ये ध्यान रखेंगे, ओवा है, ओवम है, ओवम है, ध्यान रखना, OVUM, ओवम है, यहाँ लिखा है मैच्योर ओवम। ये मैचुरेशन चूंकि फेज है, इधर मैचुरेशन, ये मैचुरेशन फेज होगी, अवस्था होगी, मैचुरेशन अवस्था है, तो आकार में बड़ी होगी, ओवम बनाएगी। और ये सेकेंड पोलर बॉडी बनेगा, और फर्स्ट पोलर बॉडी फिर विभाजित जब हुआ तो 2 बन गई इससे। तो कुल मिलाकर के 3 पोलर बॉडी बनती हैं, और एक जो है ओवा या एग या ओवम, जो भी कह लीजिए, ये बनता है। ये प्रक्रिया पूरी कहलाती है oogenesis की प्रक्रिया। और oogenesis की क्रिया में बना हुआ जो ओवम होता है, अंडाणु बनता है, जो ये अचल होता है, ये चल नहीं होता, अचल होता है। ओवरी से ये जब बाहर निकलता है, रप्चर होती है ओवरी, ओवरी से बाहर यानी ओवुलेशन की क्रिया होती है 14वें दिन, ठीक, मैचुरेशन चक्र के 14वें दिन ऋतुस्राव के। तो ये निकलने के बाद ये तब भी ये थोड़ा अपरिपक्व होता है, फैलोपियन ट्यूब में जाता है, वहां पर ये परिपक्व तब होता है, मैच्योर। और फैलोपियन ट्यूब, जिसको ओविडक्ट बोलते हैं, अंडवाहिनी, वहां पर मनुष्य में निषेचन होता है। हर साल 1 नंबर ऑब्जेक्टिव आता है, मनुष्य में निषेचन की क्रिया कहाँ होती है, तो आप ध्यान देना, फैलोपियन ट्यूब में होती है, फैलोपियन नलिका में होती है, उसी को ओविडक्ट बोलते हैं, अंडवाहिनी कहते हैं। ये दिमाग में आपके बात आनी चाहिए। ये जो अंडाणु होता है, अगर इसकी संरचना देखी जाए, यहाँ थोड़ा डायग्राम हम बना लेंगे, जगह है इसलिए मैं यहाँ यहीं पर इसको ले रहा हूँ कि अगर इसकी संरचना देखी जाए, एक ओवम की संरचना, स्ट्रक्चर ऑफ ओवम, ओवा जो भी कर लीजिए, मनुष्य के ओवा यानी अंडाण, ओवम
जो भी कहेंगे, उसकी अगर संरचना देखी जाए तो अचल होता है। और यहाँ पर ध्यान रखना, अन्य स्तनधारियों की भांति ये गोल होता है, राउंड शेप्ड होता है, अचल होता है। बट इसमें योग लेस होता है, योग की मात्रा नहीं पाई जाती। जैसे अन्य पक्षियों और उनके अंड में योग की मात्रा होती है, YOL के योग पीतक जिसको बोलते हैं, उसकी मात्रा नहीं पाई जाती, एब्सेंट होती है। बल्कि इसके अंदर साइटोप्लाज्म भरपूर भरा रहता है। इसके चारों तरफ एक अपारदर्शी झिल्ली लगी रहती है। ये रचना देख ले अंडाणु की संरचना में, ये बाहर की ओर उसमें एक अपारदर्शी, जगह थोड़ा गड़बड़ाया है, 1 मिनट, थोड़ा नीचे ले लें, थोड़ा सा इसको नीचे हल्का सा, तो इधर से ले लिखने के लिए जगह रह जाए। ये ज्यादा बड़ा भी न लें। ये है गोलाकार रचना। सबसे बाहर इसमें बताया गया कि एक अपारदर्शी, ये अपारदर्शी नहीं, पारदर्शी करना, यानी परमिएबल, एक इसके चारों तरफ ये मेम्ब्रेन होती है जो इसको, उसके साइटोप्लाज्म को घेरे रहेगी। ये पर ध्यान रखेंगे, परमिएबल, थिन, पतली, साइटोप्लाज्म से भरी हुई ये झिल्ली होती है। ये झिल्ली कहलाती है, इसको बोलते हैं जोना, ZONA, जोना, PELLU, पेलुसिडा, जोना पेलुसिडा, ये झिल्ली कहलाती है। अंदर इसके एक हैप्लॉइड न्यूक्लियोसाइटोप्लाज्म भरा होगा, आपको मालूम है। इसके अंदर क्या भरा हुआ है, साइटोप्लाज्म। योग तो होता नहीं है, योगलेस है, योग एब्सेंट है। तो ये अंदर साइटोप्लाज्म, साइटोप्लाज्म उसका तरफ है। और एक जो अगुणित हैप्लॉइड, इसके अंदर न्यूक्लियस होगा। ये गोलाकार स्ट्रक्चर संरचना, ये न्यूक्लियस, केंद्रक, न्यूक्लियस यानी UCLEUS, न्यूक्लियस केंद्रक है। और इसके चारों तरफ, चूंकि जब अंडाणु का क्षेपण होता है, ओवरी से बाहर आता है, तो इसको चारों तरफ से फाल्किल सेल्स जो होती हैं, ये कवर्ड रहती हैं, घेरे रहती हैं। इसके चारों तरफ फाल्किल सेल्स लगी होती हैं। ये आपस में पूरी मिल जाती हैं। तो ये सब फाल्किल सेल्स हैं, आपस में मिलकर ऐसी रचना दिखने लगती है इनकी। तो इनको बोलते हैं कोरोना रेडिएटा, इनका नाम भी दे दिया गया। ये कहलाती है, ध्यान रखेंगे, कोरोना रेडिएटा। इनके न्यूक्लियस है, चूंकि सेल्स थी, ये रिड्यूज हो रही थी आपस में, ये आपस में सब मिल जाती है फाल्किल सेल्स। और अंत में ये ओवुलेशन के समय तो रहती हैं, जब अंडाणु निकलता है, क्षेपण होता है, उस समय रहती हैं, उसके साथ चारों तरफ अंडाणु को घेरे रहती हैं। बट ये बाद में फर्टिलाइजेशन से पूर्व ये नष्ट हो जाती है, बाद में नष्ट हो जाएगी, प्रारंभ में ये दिखती है। और इनको कह सकते हो, क्या कह सकते हो, कोरोना रेडिएटा, CORONA, कोरोना रेडिएटा, RADIATA, रेडिएटा। यानी ये कुल मिलाकर के FOLLICLE, फाल्किल सेल्स, फाल्किल सेल्स, फाल्किल सेल्स होती है। तो
तो इस तरीके से एक अंडाणु की संरचना होती है। इसी समय इसको भी आपको ध्यान में रखना लेना है कि एक अंडाणु की संरचना में किस प्रकार से कौन कौन से भाग होते हैं, ये विशेष रूप से काफी महत्वपूर्ण होता है, तो इसको भी आपको करना है। आगे अब हम लोग देखेंगे एक स्पर्म की संरचना, क्योंकि उसको भी नहीं देखे थे इसी वीडियो में। उस वीडियो में ज़्यादा लंबा टाइम खिंच गया था, नहीं देख पाए थे, इसलिए अब इसको हम मिटा रहे हैं और आगे अब देखेंगे स्ट्रक्चर ऑफ स्पर्म। स्ट्रक्चर ऑफ स्पर्म, ह्यूमन स्पर्म, तो शुक्राणु, मनुष्य का शुक्राणु की संरचना। देखिए जो मनुष्य का शुक्राणु है ये कैसा होता है, ये बहुत ही सूक्ष्म संरचना है, अति सूक्ष्म, लगभग 5.5 माइक्रोन तक जो है इसकी लेंथ होती है। सबसे पहले ल्यूवेनहॉक को श्रेय भी जाता है इसके स्ट्रक्चर का अध्ययन करने का, देखने का उसको, क्योंकि शुक्राणु की संरचना को उन्होंने देखा था। तो ये माइक्रोस्कोपिक है, सूक्ष्म है, चल है, मोटाइल है, थिन है। तो माइक्रोस्कोपिक, मोटाइल यानी चल, थिन यानी पतला, पतली संरचना में तैरने योग्य संरचना, तैर सके, तो इस तरीके से होता है। और इसका शरीर इसका जो है हेड, नेक, मिडिल पीस, यानी मध्य उसका जो भाग होता है उसको बोलेंगे, और टेल माने पूंछ, ये हेड माने सिर, नेक उसका ग्रीवा गर्दन वाला भाग, मिडिल पीस मध्य भाग, और चौथा टेल होता है। इतने भागों में बटा होता है, ये चलने के अनुकूल होता है। इसका हेड वाला भाग कैसा होता है, अगर देखा जाए तर्कवाकार, एकदम तैरने के अनुकूल होता है। तो इसकी संरचना अगर देखी जाए, यहाँ पर ध्यान रखेंगे ये इसके अंदर भी हैप्लॉइड एक केंद्रक अगुणित न्यूक्लियस ये होगा। इसके ऊपर का जो भाग, इसमें सबसे बाहर ध्यान रखेंगे ये मेम्ब्रेन है, प्लाज्मा मेम्ब्रेन, झिल्ली जो इसको घेरे हुए, कवर किए हुए है। अगला भाग नुकीला जो निकला हुआ है देख रहे हैं, ये तर्कवाकार, ये भाग, यहाँ पर एक रचना गाल्जी बॉडी से बनी हुई जो ये ऊपर उभरी हुई है, ये कहलाती है एक्रोसोम, ACROSOME, एक्रोसोम। किसकी बनी होती? गाल्जी बॉडीज की। गाल्जी बॉडीज की क्या काम करती है? अंडाणु की दीवार को भेदती है, जो बनाए थे आप जोना पेलुसिडा, उसको ये तोड़ती है, इसमें एंजाइम निकलते हैं, उसकी दीवार को गला देते हैं, पचा देते हैं। ये काफी महत्वपूर्ण आगे का भाग नुकीला इसलिए होता है। के ऊपर एक कैप लाइक संरचना भी होती है सुरक्षा के लिए, केंद्र के। यहाँ पर ये न्यूक्लियस है, इसका न्यूक्लियस केंद्रक होता है, हैप्लॉइड अगुणित। अंदर भरा हुआ द्रव्य इसके अंदर साइटोप्लाज्म होगा, बहुत थोड़ी मात्रा में होता है बट रहता है, ये भी साइटोप्लाज्म है, उपस्थित है। और यहाँ पर इसका ये भाग ध्यान रखेंगे, इतना हेड है, और यहाँ यहीं पर इसके किनारे का भाग, यहाँ 2 सेंट्रियोल होते हैं जो कहलाएगा, ध्यान रखेंगे, एक सेंट्रियोल एक कहलाता है प्रॉक्सिमल सेंट्रियोल और दूसरा डिस्टल सेंट्रियोल। ये प्रॉक्सिमल PROXIMAL प्रॉक्सिमल सेंट्रियोल, और दूसरा कहलाता है ये डिस्टल DISTAL डिस्टल सेंट्रियोल।
ये सेंट्रियोल डिस्टल क्या करता है, दूरस्थ और समीपस्थ, दूरस्थ सेंट्रियोल डिस्टल सेंट्रियोल क्या करता है, यह निषेचन के बाद विभाजन को स्टार्ट कराता है। जाइगोट जब बन जाएगा, निषेचन होगा, उसके बाद ये विभाजन की क्रिया को स्टार्ट कराता है। और ये इसके बाद इसी नेक वाले भाग में लगभग थोड़ा सा भाग है ये स्थित है, नेक कहलाएगा। और इसके बाद का भाग जो है ये अब मिडिल पीस है, मिडिल पीस वाला भाग है, ये मध्य भाग, ये काफी महत्वपूर्ण होता है मध्य भाग भी। यहाँ पर ध्यान रखेंगे, ये जो मध्य भाग होता है ये बना होता है माइटोकॉन्ड्रिया का। ये माइटोकॉन्ड्रियल स्पाइरल प्रेजेंट होते हैं यहाँ, ये माइटोकॉन्ड्रियल स्पाइरल है, माइटोकॉन्ड्रियल स्पाइरल रचना के रूप में ये ऊर्जा देते हैं, प्रदान करते हैं, ताकि इसका जो लास्ट भाग टेल है, जिसके द्वारा उसको मूवमेंट करना है, ये भाग लास्ट का जो होता है टेल होता है, लंबी एक फ्लैजिला लगी हुई है, देख रहे हैं, उसके चारों तरफ सीथिंग होती है, कवरिंग रहती है इसके चारों तरफ। यहाँ बगल में दिखा सकते हैं इसको, इधर भी। तो आप बहुत ज़्यादा परेशान नहीं होना है, बना देना है डायग्राम, कभी कभी डायग्राम आता है। ये भाग टेल कहलाएगा, इसको ऊर्जा मिलेगी उसी मिडिल भाग से जो माइटोकॉन्ड्रिया का बना हुआ भाग है। माइटोकॉन्ड्रिया कोशिका का पावर हाउस कहलाता है, क्योंकि इस शुक्राणु को ऊर्जा चाहिए पूंछ वाले हिस्से को, ताकि वो मूवमेंट कर सके, क्योंकि ये चल होता है, इसको काफी गति करनी पड़ती है, जाना पड़ता है, फैलोपियन ट्यूब तक जाना पड़ेगा। जब ये कह लीजिए इजिकुलेशन, स्खलन होगा इस कोपुलेशन के समय, मृत्यु के समय, तो स्पर्म जब वेजाइना के अंदर ये छोड़ दिए जाएंगे, तो वहां से ये गति करते हुए पहुंचते हैं फैलोपियन ट्यूब तक, यानी यूटेरस का पूरा हिस्सा पार करते हैं, फैलोपियन ट्यूब में जाते हैं, और वहां पर निषेचन की क्रिया होती है। तो यह एक शुक्राणु की इस प्रकार से संरचना होती है। इसी में थोड़ा सा 2 मिनट का काम आपके लिए रहेगा, जो आप करेंगे कि डिफरेंस बिटवीन स्पर्मेटोजेनेसिस एंड oogenesis, क्योंकि अलग से इसको मैं बताने वाला नहीं हूँ, ये अंतर पूछता है। स्पर्मेटोजेनेसिस और oogenesis बहुत आता है। आपको 5 अंतर याद रखने हैं, मैं ऐसे ही याद करा दूंगा। अंडाणु जनन और क्या है, शुक्राणु जनन। 5 अंतर आपको याद रहे, ज्यादा नहीं तो 5 तो याद कर लें। अब देखिए अंतर की दृष्टिकोण से आपको जिनको याद करना देखना उनको याद रखिए। पहला देख लीजिए कौन क्रिया कहाँ होती है। शुक्राणु जनन की क्रिया कहाँ होती है? ये क्रिया कहाँ होती है? टेस्टिस में होती है, आपको पता है, टेस्टिस में, वृषण में। तो शुक्राणु जनन की क्रिया कहाँ होती है? वृषण में। और अंडाणु जनन की क्रिया कहाँ होती है? ओवरी में, अंडाशय में होती है। ये पहली बात हो गई। हमेशा क्रिया कहाँ हो रही है, सबसे पहला अंतर ये बताएं। परिभाषा मालूम है, टेस्टिस में अर्धसूत्री विभाजन के द्वारा शुक्राणुओं के बनने की क्रिया शुक्राणु जनन कहलाती है, और ओवरी के अंदर अर्धसूत्री विभाजन के द्वारा अंडाणुओं के बनने की क्रिया क्या कहलाती है? oogenesis। यहाँ पर ध्यान रखेंगे स्पर्मेटोजेनेसिस की जो क्रिया होती है, इसमें एक स्पर्मेटोसाइट से 1 स्पर्मेटोसाइट, एक माने स्पर्मेटोसाइट सेल, प्राइमरी स्पर्मेटोसाइट कह लो, या स्पर्मेटोसाइट से, एक स्पर्मेटोसाइट से कितने स्पर्म बनते हैं? 4 स्पर्म बनते हैं, 4 बनते हैं, याद होगा। यहाँ एक oocyte से कितने अंडाणु बनते हैं? 1 ओवा बनता है, एक ओवा बनता है, ध्यान में है ना। शुक्राणु जनन में एक स्पर्मेटोसाइट कोशिका से 4 स्पर्म बनते हैं, अंडाणु जनन में एक oocyte कोशिका से एक ही अंडाणु बनता है। इसमें सारे के सारे जो डिवीजन थे, सभी विभाजन
सभी विभाजन यानी डिवीजन, ऑल डिवीजन, जितने भी विभाजन होंगे आर कैसे होते हैं, इक्वल होते हैं, समान होते हैं, सब समान होते हैं। यहाँ पर तीसरा जो डिवीजन होता था, याद होगा थर्ड डिवीजन जो था, याद आ रहा है, तीसरा विभाजन डिवीजन कैसा था, अनइक्वल था। अनइक्वल माने जब अर्थसूत्री विभाजन हुआ तो एक बड़ा बना था उटाइड और दूसरा बना था छोटी सी पोलर बॉडी, फर्स्ट पोलर बॉडी। यहाँ पोलर बॉडी नहीं बनती, पोलर बॉडी आपको ध्यान में होगा नहीं बनती है, फॉर्म नहीं होगी। यहाँ 3 पोलर बॉडी बनती है, 2 या 3 पोलर बॉडी बनती है, तो चाहे 2 या 3 पोलर बॉडी लिखे या लिख दे पोलर बॉडी बनती है, चले 2 से 3 पोलर बॉडी बनती है, ऐसे कहे ज्यादा अच्छा है। यहाँ पर बना हुआ जो स्पर्म होता है, स्पर्म कैसा होता है, मोटाइल होता है। मोटाइल माने चल, गति करता है, चल होता है। और यहाँ बना हुआ जो ओवा होता है, ओवम होता है, जो भी कहो, ये नॉन मोटाइल होता है, नॉन मोटाइल, ये अचल होता है। यहाँ बना हुआ जो स्पर्म होता है, स्पर्म जो होता है, ये ध्यान रखेंगे, हेड, स्पर्म की बात कर रहे थे, जो आपका बना हुआ यहाँ स्पर्म है, ये हेड, नेक, मिडिल पीस, एंड टेल, पूंछ, सिर, गर्दन, मध्य भाग और पूंछ में बटा होता है। ये नहीं विभाजित होता, गोलाकार रहता है, नहीं विभाजित होता है। क्या रहता है, डिफरेंशिएट, नहीं विभाजित होता, डिफरेंशिएशन नहीं होता है, विभाजित नहीं होता है। तो आपको साधारण चीजें लेनी है और बताना है कि किस तरीके से स्पर्मेटोजेनेसिस oogenesis से पूर्णतः भिन्न है। और ये काफ़ी महत्वपूर्ण टॉपिक आपका है, इनको कॉन्सेप्ट आपके क्लियर हो जाने चाहिए। मैंने प्रयास किया है कि आपको कहीं कोई प्रॉब्लम न हो, और देख लेंगे ठीक प्रकार से। वीडियो को कई बार देखिए, अपने आप सब सारे कॉन्सेप्ट क्लियर होंगे। और आज इतना ही। वीडियो को लाइक करिए, शेयर करिए और सब्सक्राइब करिए। सब्सक्राइब करेंगे तो आपको जितने वीडियो बनेंगे वो प्राप्त होते रहेंगे। तो इनको भली बात करिएगा। धन्यवाद आपको वीडियो देखने के लिए और सहयोग करने के लिए।